अच्छा, तो पहला पॉइंट जो हमारा फॉर्मूला है dw इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस, ठीक है, ये हम इसको जनरल मानेंगे, हर जगह पे ट्रू होगा। इसमें जो फोर्स हम ले रहे हैं, दैट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट या जिसका भी हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले वर्क इज ऑलवेज ऑलवेज इन दी विद रेफरेंस टू अ गिवन फोर्स, ठीक है, इज ऑलवेज मेंशन्ड with reference to a given force. This force need not be the primary cause of the motion. इसका क्या मतलब है जो भी मैंने लिखा? जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उसको तुम लिफ्ट कर रहे हो ऊपर, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज बीइंग लिफ्टेड अपवर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स एफ, ठीक है, तो इसको ऊपर उठाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एफ या एमजी? एमजी भी लग रहा है इस पर, तो इसका जो अपवर्ड मोशन है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एफ रिस्पॉन्सिबल है, एमजी तो उसको अपोज कर रहा है, बट एमजी मोशन को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे कि एमजी की वजह से ऊपर जा रहा है, बट एमजी ऐसा तो है नहीं कि उसका कोई रोल ही नहीं है, उसका रोल है, ठीक है। तो ये बात मैंने ऊपर लिखी है। तो हम यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में वर्क डन बाय एमजी की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। सो हियर we can we can mention work in the context of two forces. Number one, work done by F, which is positive. Number two, work done by mg, which is negative. समझ में आ गई सारी बात? कुछ मुश्किल तो नहीं है ना? यहाँ पे दोनों बातें समझ में आ गई होंगी? yes. नेक्स्ट, जो ऊपर फोर्स एफ मेंशन्ड है उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का ये डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, प्रीवियस पेज ये ठीक है। ये बात तो मैंने पहले भी बता रखी है तुम लोगों को कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है इफ इट इज रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि रिजिड बॉडी में क्या होता है, कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता है, उसका मोशन चाहे जितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, पूरी बॉडी एज ए होल मूव करती है। तो वहां पर अगर जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जितना मूव करेगा उतना ही पूरी बॉडी मूव करेगी। इफ इट इज रिजिड बॉडी then displacement of all points
ऑफ द बॉडी, ठीक है, और यू में से डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। जब पूरी बॉडी का हर पॉइंट सेम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो मैं बॉडी को ही बोल सकता हूँ कि ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है। विल हैव सेम डिस्प्लेसमेंट एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, एक ही बात है ना। पूरी रिजिड बॉडी में हर पॉइंट सेम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड अदर पॉइंट्स ऑल विल मूव से विद सेम डिस्प्लेसमेंट। सो तो उस केस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यूजुअली हमारे साथ यही होता है, जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं कोई ब्लॉक होता है, ठीक है, कोई इस तरह की रिजिड बॉडी ही होती है, ठीक है। लेकिन कोई इसी पॉइंट को टेस्ट करने के लिए कोई क्वेश्चन बना हो कि तुमको ये चीज़ पता है कि नहीं पता है, तो वहाँ पर वो बॉडी इस तरह की हो सकती है कि रिजिड बॉडी नहीं हो, ठीक है, जैसे हमारा बॉडी है, ठीक है, आवर ह्यूमन बॉडी, ठीक है, या कोई एनिमल बॉडी है तो वो रिजिड नहीं हम एज्यूम कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, वर्क इज रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट। ठीक है, एक रेफरेंस फ्रेम में अलग आएगा, दूसरे में अलग आएगा। सो F, S and W should be in same reference frame. ठीक, नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, वर्क इज डिफाइंड फॉर एन इंटरवल ऑफ टाइम और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो उसकी डेफिनेशन में आ ही रहा है। और फॉर अ गिवन डिस्प्लेसमेंट देर इज नथिंग लाइक, या टर्म लाइक इंस्टेंटेनियस वर्क, इंस्टेंटेनियस वर्क हैज नो मीनिंग। ठीक है, इट डजंट मीन एनीथिंग। इंस्टेंटेनियस पावर हो सकता है, ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कोई दो टाइम पीरियड के बीच की चीज है, ठीक है, कि यहां से स्टार्ट हुआ t इक्वल्स टू 0 सेकेंड से स्टार्ट हुआ t इक्वल टू 5 सेकेंड तक का, ठीक है। कोई तुमसे ये नहीं कह सकता कि एट t इक्वल टू 5 सेकेंड इन एट दैट t इक्वल टू 5 सेकेंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वो अगर ऐसा बोला भी जा रहा है तो वो किसी स्टार्टिंग पीरियड पहले से मेंशन होगा, वहां से 5 तक का पूछा जाएगा, ठीक है। यूजुअली हम बोल देते हैं कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है, बट उसमें अंडरस्टूड क्या होता है कि वो 0 से 5 तक का डिस्प्लेसमेंट है, ना कि एट t इक्वल टू 5। बट वेलोसिटी बोली जा रही है, व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, तो वो इंस्टेंटेनियस है, ठीक है। एक्सेलरेशन बोला जा रहा है तो वो इंस्टेंटेनियस है। और जहां पे हम कोई चीज इंस्टेंटेनियस डिफाइन करते हैं तो वहां पे हम एवरेज भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर 0 to 5 सेकेंड व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो इंस्टेंटेनियस नहीं है, मतलब एवरेज का भी मतलब यही है कि हम उस एवरेज से हर इंस्टेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एट एवरी इंस्टेंट फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड वेलोसिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दैट एवरेज वैल्यू, ठीक है। यानी कि वही इफेक्ट होगा जो कि उस एक्चुअल जो वेरिएशन है वेलोसिटी का वो है, ठीक है। नेक्स्ट, तो वर्क में हम कोई एवरेज वर्क नहीं बोलेंगे, ठीक है, वर्क में एवरेज वर्क जैसी कोई चीज नहीं होगी। बट पावर कुछ कुछ वेलोसिटी जैसे तुम सोच सकते हो कि वर्क पर यूनिट टाइम रेट ऑफ वर्क डन इज पावर, पावर हमेशा इंस्टेंटेनियस होगा या फिर किसी दो टाइम पीरियड के बीच का एवरेज पावर होगा, ठीक है।
चलो फिफ्थ पॉइंट, फॉर अ गिवन फोर्स। अच्छा ये बताओ, कोई किसी फोर्स से हमने कोई वर्क करवाया तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना जल्दी हुआ या नहीं करेगा। अगर मान लो तुमने 5 न्यूटन का फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कर ला दिया 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, 1 सेकंड में, हाँ 1 सेकंड में तुमने हाई वेलोसिटी से कुछ डिस्प्लेस करा दिया, दूसरे में तुमने लो वेलोसिटी से, ठीक है, स्लो पेस पर वर्क किया, लेकिन फोर्स भी वही है और एस भी वही है, फॉर डिफरेंट टाइम कुछ अलग अलग है, ठीक है। तो जिसमें कम टाइम में वर्क करेगा वो वर्क ज्यादा होगा, या जिसमें कि ज्यादा टाइम में करेगा वो ज्यादा होगा। T1 वाले में एफ और एस सेम है। तो वो सिर्फ एफ और एस पे डिपेंड करता है, तो फिर टीवी पे डिपेंड नहीं करता, तो करना पड़ेगा। तो हम कितना फास्ट कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तुमने 5 kg की ब्रिक को उठाया, ठीक है, 1 मीटर हाइट पे पहुंचा दिया, धीमे धीमे उठाया या फास्ट उठाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुमने कितना फोर्स लगाया और जो एस हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, ओनली दैट मैटर्स। बट पावर डिलीवरी में वो फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। फॉर अ गिवन फोर्स वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ duration of application of force। इंडिपेंडेंट ऑफ, एक मिनट, ऑफ यहाँ पे 2 पॉइंट लिख देते हैं, ऑफ ड्यूरेशन एंड प्रेजेंस ऑफ अदर फोर्सेस। अब जैसे वो कैपिटल एफ से हम ब्लॉक को ऊपर उठा रहे थे, mg डाउनवर्ड लग रहा था, तो mg इस बात का जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाई mg, वो कैपिटल एफ से इंडिपेंडेंट है, एफ लगे या ना लगे, ठीक है। mg तो बस ये देख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड हो रहा है, किस स्पीड से हो रहा है वो मतलब नहीं, उसका कोई यूज नहीं है, और अदर फोर्सेस कौन से लग रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, presence of other forces, for example, if force F is making displacement of S, number A, at high velocity, B at low velocity, work done will be same। लिख लिया। नेक्स्ट क्या नंबर था अभी लास्ट पेज पे, आगे का नंबर डाल लेना तुम यहाँ पे। वर्क डन बाय एक्शन रिएक्शन पेयर is 0 if displacement of both the points on which they are being applied आर सेम। दो अलग अलग बॉडी पे लगते हैं एक्शन रिएक्शन, तो जिन बॉडीज पे लग रहे हैं वहां के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग हुए, ठीक है। तो उन पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन का अगर डिस्प्लेसमेंट सेम है तब तो जीरो होगा, एंड इट विल बी नॉन जीरो इफ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द
point of application of the two forces. For example, consider टोटल वर्क डन, पूरा डिटेल में मेंशन कर देते हैं. टोटल वर्क डन बाय एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ FAB is not equal to 0, but if both blocks are moving together, that is friction is static, then pair is equals to 0. ये एग्जाम्पल समझ में आया? मैंने जो डायग्राम बनाया उसमें फिर अलग से ए और बी को सेपरेट बना के FVD बनाया. ठीक है, कंप्लीट नहीं किया मैंने और फोर्सेस नहीं दिखाए, बट जो इंपॉर्टेंट था FAB, फ्रिक्शन ऑन AB, वो दिखाया. ये वाला पॉइंट समझ में आया? क्या नहीं आया बताओ एक बार, जरा आराम से पढ़ो उसको. ए और बी ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग हो सकती है. हम लोगों ने अभी इतने सारे क्वेश्चन देखे हैं. तो ए हो सकता है कि बी कैपिटल F की वजह से आगे ज़्यादा एक्सेलरेशन से निकल जाए, ए उतना एक्सेलरेशन मेंटेन ना कर पाए. तो उस केस में जो फ्रिक्शन ए पर लग रहा है उसका वर्क डन तो कम होगा क्योंकि ए का डिस्प्लेसमेंट कम हुआ, और बी का जो वर्क डन है वो ज़्यादा हुआ. बी पर जो फ्रिक्शन लग रहा है और बी पर जो फ्रिक्शन लग रहा है उसका निगेटिव वर्क डन होगा. यहाँ पे देखो बी का मोशन इधर है, बी का डिस्प्लेसमेंट इधर, एफ इधर, यानी कि निगेटिव वर्क डन. निगेटिव वर्क डन ज्यादा होगा क्योंकि बी ज्यादा आगे डिस्प्लेस हो जा रहा है. सपोज बी का डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर, ए साथ में नहीं चल पाया तो ए का डिस्प्लेसमेंट ओनली 8 मीटर है. तो और मान लो फ्रिक्शन जो ये लग रहे हैं ये पेयर तो हमेशा इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में. मान लो ये 10 न्यूटन का फ्रिक्शन है. ठीक है, ए ने कितना डिस्प्लेस हुआ राइट में 8 मीटर, तो 10 इंटू 8 वर्क डन इसका कितना हो गया +80. और ये जो 10 न्यूटन का फ्रिक्शन है और बी में 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इसने निगेटिव वर्क किया 100. 80 माइनस 100 इज नॉन जीरो, यानी निगेटिव आ गया. ठीक है, टोटल वर्क डन बाय दिस एक्शन रिएक्शन पेयर निगेटिव हो गया. ठीक, जीरो नहीं रहा. लेकिन अगर मैं ये कहता कि ए और बी साथ में चल रहे हैं, उनके बीच का फ्रिक्शन स्टैटिक है, तो ये जितना वर्क डन करता उतना ही निगेटिव वर्क ये करता, दोनों का वर्क ऐड करके 0 जाता. ओके सर. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. वर्क डन में कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं. इन दीज एग्जांपल्स यू हैव टू फाइंड द वर्क डन. ठीक है, जो फोर्स वहां पे मैं मेंशन करूंगा उसका. ठीक है, फाइंड वर्क. ठीक है, इन फॉलोइंग एग्जांपल्स. नंबर 1, बच्चों वाले क्वेश्चन मैं स्किप कर दे रहा हूँ जो सीधे सीधे एंगल और सब कुछ दे रखा है. ठीक है, तो अच्छा डॉट प्रोडक्ट वाला भी तुम लोगों को आता है ये करना, डॉट प्रोडक्ट करके निकाल लोगे. ठीक है, तो ऐसा करते हैं जिसमें थोड़ा सा सोचना पड़े, ऐसा लगा रहे हैं.
इस पॉइंट पर हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, और ये ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर। ठीक, बताओ ये जो F लगा है 5 न्यूटन का, व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन बाई 5 न्यूटन फोर्स। बताओ क्या आंसर होगा? ब्लॉक 50 जूल, हम्म 50 जूल्स। ओके, यहाँ पे लेकिन 90 डिग्री पर हो रहा है, फोर्स जिधर लगा है, डिस्प्लेसमेंट जिधर हुआ। सर ये टेंशन बन जाएगा उसके लिए, तो सर टेंशन का डायरेक्शन भी सर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में मल्टीप्लाई है। तो वर्क डन बाई टेंशन तो नहीं पूछा है, वर्क डन बाई 5 न्यूटन फोर्स पूछा है, जो हम F लगा रहे हैं उसका पूछा है। तो जो 5 भी टेंशन बन जाएगा सर, टेंशन का नहीं बन जाएगा। वो टेंशन तो बन जाएगा, लेकिन वर्क डन बाई टेंशन थोड़ी पूछा है, वर्क डन बाई दिस F पूछा है। ये जो 5 न्यूटन स्ट्रिंग लग रहा है, तो अगर बॉक्स 10 मीटर आगे बढ़ेगा तो स्ट्रिंग भी नीचे मीटर्स मूव करेगी। यस, इसकी तो वजह हम से वो- हाँ, तो हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की बात करेंगे। हालांकि जो टेंशन वाला जो जवाब दिया वो उससे आंसर सही आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमें ये देखना है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ है, यहाँ पर है। तो ये कितना नीचे मूव किया है, तो जितना बॉक्स आगे मूव किया होगा उतना ही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव किया होगा। तो ओके, हाँ, तो यहाँ पे 5 तो फोर्स हो गया, 10 डिस्प्लेसमेंट हो गया F इंटू एस, ठीक है, और एंगल तुम्हारा cos 0 डिग्री, ठीक है, तो ये हो गया 50 न्यूटन। ठीक, ओके सर। अच्छा, अब यहाँ एंगल 37 डिग्री है, इसमें बताओ। इसमें 50 जूल्स, यस, 50 जूल्स। इसमें भी 50, ठीक है, वही वहाँ 90 डिग्री था, हमने उसको उसका कोई यूज़ नहीं किया। वैसे यहाँ पे देखना है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो F की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो 50 न्यूटन आंसर। एक ये इस तरह का हेमिस्फीयर रखा हुआ है, उस हेमिस्फीयर के ऊपर एक मास m को हमने एक स्ट्रिंग से ऐसे किया हुआ है, बांधा हुआ है, ठीक है, और इसके एंड पर यहाँ पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F, ठीक, तो इसको हम A से लेकर के B पर आ रहे हैं, B, पॉइंट B, ठीक है, तो उसमें क्वार्टर ऑफ द सर्कम्फ्रेंस मोशन होगा m का, ठीक है, A से B तक मूव किया। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस कैपिटल F? कैपिटल F इज ऑलवेज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सिंबल्स में बताओ, F और R रेडियस ले लो, ठीक है, इनके टर्म्स में। तो डिस्प्लेसमेंट हमें A से B का क्या लेना चाहिए? और कोई आंसर करेगा? बाकी लोग बिल्कुल बस साइलेंट बैठे हुए हैं। R2 लेना चाहिए। तो तुम किसका डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो? ऑब्जेक्ट का। देखना किसका था? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कितना मूव किया होगा जब m ऊपर तक आ गया होगा?
नेक्स्ट जो उसकी फाइनल पोजीशन है ऑब्जेक्ट की यहाँ पर है, और ये स्ट्रिंग ऐसे स्ट्रेट हो गई होगी, तो ये स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी, एफ। जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो यहाँ बी से स्टार्ट होकर के, इसको मैं कुछ सी बोल देता हूँ, सी तक मूव किया, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी सी, क्या ये √2r है? आई थॉट कि वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से नीचे ले आएंगे ऐसे घुमा के स्ट्रेट करने के। नीचे जब तुम फोर्स हॉरिजॉन्टल में लगा रहे हो तो नीचे कैसे जाएगा वो? फोर्स की डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं रही है। यस सर, हॉरिजॉन्टल फिर πr/2 हो जाएगा ना। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट πr/2 है। 2πr होता है पूरा सरकमफ्रेंस उसका 1/4, तो πr/2 ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, इस चीज को हाईलाइट करने के लिए एग्जांपल है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट है ये। ठीक, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स, और फोर्स के पैरेलल है डिस्प्लेसमेंट, तो πr/2। ठीक, ये है तुम्हारा वही क्वार्टर सर्कल। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा था, इस ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग ऐसे बंधी हुई है, और यहाँ पर तुम इस पर, इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, तो बताओ कि जब ए से बी पर आया ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, वर्क डन कितना होगा? हॉरिजॉन्टल में सिर्फ हॉरिजॉन्टल में है सिर्फ। fr/2 सब लोग सोच रहे हो? तो r√2 into f ही होगा। f इंटू r√2, क्योंकि तुम इस लेंथ को देखोगे, ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है ये इतना वो आगे गई होगी, भले ही वो पार्टिकल का जो पाथ है वो ऐसे रहा होगा, पार्टिकल का पाथ ऐसा आ गया, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कितना आगे जाएगा, जितनी के लिए स्ट्रिंग होगी। ठीक है, जितनी लंबी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग तो टाइट है तो r√2 है। ठीक है, दिस इज r, दिस इज r, तो ये r√2। ठीक है, तो यहाँ पे f इंटू r√2, दिस इज द आंसर। Particle moves from x is equals to 0 to x is equals to 5 along the path y is equals to x plus 2. Find work done by F. फोर्स में क्या करेंगे, एक्स और वाई पे डिपेंडेंट है ये। सर थर्ड का सर 18 जुलाई है। थर्ड का 18 आ रहा है, गुड, यस। थर्ड में तुम देख रहे हो कि एफ वेरिएबल है, फोर्थ में भी एफ वेरिएबल है। क्या करना है, एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2 प्लस एफ वाई डी वाई इंटीग्रेशन फ्रॉम y1 टू y2। x1 y1 x2 y2 सब लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने अभी यहाँ मेंशन कर रखा है, तो वही लिमिट लगा देंगे। अच्छा, तो इंटीग्रेशन एफ एक्स में क्या कर दिया, 3x कर दिया। ठीक है, एफ वाई में 2y कर दिया। लिमिट फ्रॉम इधर लगा दिया x में 0 to 2 और इसमें लगा दिया 2 to 4। अब तो ये नॉर्मल इंटीग्रेशन है, x²/2 फ्रॉम 0 to 2, 2 इंटू y²/2 फ्रॉम 2 to 4, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3/2 इंटू 4 माइनस 0 प्लस y² 4² माइनस 2²। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 6 हो गया, प्लस 16 माइनस 4 कितना आया, 18 आ गया। ठीक, सेकंड पार्ट। फोर्थ का आंसर किसी का भी नहीं मैच हुआ है। 22
यस सर 22 आ रहा है सर। यस 22 आ रहा है। ठीक है, चलो इसको ले लेते हैं। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3y dx, ये fx है। ठीक है, fx यहाँ y के टर्म्स में है, y का फंक्शन है fx। ठीक है, लेकिन तुम लिमिट x के टर्म्स में लिखोगे कि y के टर्म्स में लिखोगे, ये बताओ। यहाँ पे x1 लिखना चाहिए कि y1 लिखना चाहिए? ये y है, ये x है, तो x मैंने सही लिखा है या y लिखना चाहिए यहाँ पर? करेक्ट लिखते हैं। लिमिट वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन से डिफाइन होती है, इस फंक्शन से डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, इनफैक्ट मैं इसको सॉल्व ही नहीं कर सकता जब तक कि मैं y को x के टर्म्स में ना लिख दूं। ठीक है, ये जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है उसका ही फंक्शन यहाँ पर होना चाहिए। ठीक, तो मुझे अभी y को हटा के x के टर्म्स में लिखना पड़ेगा और उसमें मुझे ये इक्वेशन हेल्प करेगी जो गिवन है। ठीक, तो मैं यहाँ पर x1, अच्छा x1 और की वैल्यू में डाल दे रहा हूँ। x1 हमारा 0 से 2 है, तो 0 to 2 प्लस fy विच इज 2x dy। ठीक है, लिमिट फ्रॉम, तुम लोगों को पता ही है ये x प्लस 2 में 2 to 4 जाएगा लिमिट। ठीक, चलो y का क्या करें, 3 तो बाहर कांस्टेंट आ जाएगा, y को हम लिख देते हैं x प्लस 2 dx। ठीक है, 0 to 2 लिमिट प्लस, अब यहाँ पे x प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन y है, तो y माइनस 2 dy, y की वैल्यू 2 to 4, इसको इंटीग्रेट कर लो, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 22। ठीक है, 3x² 2 प्लस 2x 0 to 2 लिमिट लगाएंगे, ट्वाइस y² 2 माइनस 2y, लिमिट लगाओगे 2 to 4। ठीक है, तो 2² 2 प्लस 2 into 2। ठीक है, माइनस 0 वाला टर्म मैं लिख ही नहीं रहा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4² 2 माइनस 2 into 4 माइनस 2² 2 माइनस 2 into 2। ठीक है, 3 into 2 प्लस 4 प्लस 2, 16/2 8 माइनस 8 माइनस 2² 2 हो गया 2 माइनस 4, तो ये हो गया 4 into 2 6, 6 into 3 18 प्लस ट्वाइस ऑफ 8 to 8 कैंसिल, यहाँ आया -2 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। ठीक है, तो 18 प्लस 4 इज 22।